नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और आज का विषय हमारा गौ माता के ऊपर है, गाय के ऊपर है, गाय के रहस्य और चमत्कारों के ऊपर है। गाय हमारी बहुत रहस्यमय है और अभी जो पिछले 2-3 दशकों से गाय के ऊपर जो प्रकाशन हुआ है, गाय का प्रकटन हुआ है, वो अद्भुत है और सबको स्तंभकारी हमें प्रतीत हो रहा है। इसलिए गाय पर आज वीडियो डालना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज का हमारा विषय है गौ माता के रहस्य या गौ माता के चमत्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई उक्तियाँ, कई सूत्र ऐसे आए हैं जो गाय की जो सम्मान है, गाय की जो प्रतिष्ठा है, गाय का जो महत्व है, उसको हमारे ऊपर उद्घाटित करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। गाय के लिए एक शब्द है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। ये हमारे लिए ऋषियों ने एक ब्रह्म वाक्य दिया है कि गाय हमारी माता है, हमारी नहीं विश्व की माता है। और ये उद्घोषण तब किया था जब भारत की सीमाएं, जब भारत विराट था और भारत की सीमाएं ईरान इराक तक फैली हुई थी, रशिया तक फैली हुई थी। चीन के कई जो क्षेत्र हैं हमारी बॉर्डर पर आते थे, हमारी सीमा से लगते थे। ऐसे विराट भारत ने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान सम्मान और अपनी बौद्धिक क्षमता से विश्व को ये सूत्र दिया कि गाय हमारी जननी है, गाय हमारी मात्रा है। और माता इसलिए है कि वो अद्भुत है। और ये हमने इसलिए कहा कि हमने गाय का बहुत अन्वेषण किया। गाय को हमारे लिए मूल्यवान निधि के रूप में परमात्मा ने भेजा। तो हमने कहा गाय हमारी नहीं, पूरी विश्व की जननी है और विश्व ने गाय को उसी रूप में लिया। गाय हमारे लिए जो मात्र शब्द है वो एक सिर्फ मात्र माँ का शब्द नहीं, हमारे लिए माँ के बहुत महत्व हैं, माँ के बहुत उसके मूल्य हैं। आप पश्चिमी जगत में देखें, जो आधुनिक परिवेश में देखें, तो माँ का महत्व सिर्फ स्त्री रूप में है, भोग्या रूप में है। वहाँ ना माँ का अंतर पता लगता है, ना बेटी का पता लगता है, ना बहन का पता लगता है, ना भुआ का पता लगता है। वहाँ सभी स्त्री रूप में माँ समावेश है और उस स्त्री रूप में माँ सिर्फ भोग्या है, वहाँ कोई विभेद नहीं है। लेकिन हमारे लिए माँ का बहुत महत्व है। आप यदि हमारे संस्कृति में जाएंगे, हमारे पौराणिक इतिहास में जाएंगे, हमारी जो सभ्यता, कल्चर, रीति रिवाज में जाएंगे, तो वहाँ मूल्य की माँ की बहुत मान्यता है। माँ के बहुत विविध रूप हैं। जब हमारे यहाँ बालिका 9 साल से छोटी रहती है तो कन्या रूप में पूजी जाती है। तो हमारे लिए प्रतिष्ठा और मान सम्मान की वो एक अधिदात्री होती है, देवी स्वरूपा होती है। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। जब हमारी 9 साल की कन्या रसुला होती है, जब वो मासिक शुरू हो जाता है, तब वो षोडशी देवी में परिवर्तित हो जाती है और 16 साल तक वो षोडशी देवी के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। तब माँ बाप और भाई बहनों के लिए वो रक्षात्मक हो जाती है, वो मूल्यवान बन जाती है। उसकी सुरक्षा, मान सम्मान, उसके स्नेहशीलता के लिए हम अपने जान की कुर्बानी तक दे देते हैं, जान की बलि तक दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अति मूल्यवान रत्न हो जाती है। फिर षोडशी देवी के रूप में कन्या का विवाह करना, कन्या के लिए उपयुक्त वर ढूंढना, कन्या का सुसमय मांगलिक संस्कार करना, उसका हाथ पीले करना एक माँ बाप का बहुत उत्तरदायित्व हो जाता है। जब तक वो कन्या का हाथ पीले न कर दें, कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कर दें, तब तक वो कन्या ऋण से उर्ण नहीं होते। तो कन्या दान के रूप में एक दंपत्ति अपने ऋण से उर्ण होता है। तो कन्यादान का हमारे लिए बहुत महत्व है। ये भी माँ का एक स्वरूप है कि हम कन्या रूप में एक परिवार को कुल देवी के रूप में कन्या का दान करते हैं और यही कन्या दूसरे परिवार में जाके कुल देवी रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। आप समझ सकते हैं कुल देवी की कितनी मान्यता है, क्योंकि कुल देवी दूसरे परिवार के लिए वंशवेल होती है। वहाँ के परिवार को, वहाँ के कुल को आगे बढ़ाने वाली आधार भूमि बनती है, आधारशिला बनती है। उस रूप में उस परिवार को कन्या के रूप में उसको मान सम्मान तो मिलता ही है। वो कन्या उस परिवार के लिए एक केंद्र बिंदु बन जाती है। वो परिवार के लिए सुख समृद्धि और शांति का, स्वास्थ्य का एक आधारभूत बनती है। कन्या के रूप में वो उस परिवार को बांधती है, परिवार को सही दिशा निर्देशन देती है, परिवार का भरण पोषण करती है और परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए नित्य अनूठी समर्पण भाव से जुड़ी रहती है। जब वो जो कुल देवी है
प्रौढ़ावस्था में जाती है तो उसके उत्तरदायित्व और बदल जाते हैं, तब वो पूरा भार अपने सिर पर लेती है और तब उसको विदुषी के रूप में, ज्ञान की देवी रूप माना जाता है। वो सरस्वती के रूप में अपने विवेक से परिवार को सही दिशा निर्देशन देती है। उस परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि का पूरा उत्तरदायित्व भी अपने आप ले लेती है। तो हमारे यहाँ स्त्री का बहुत महत्व है। माँ के रूप में स्त्री की बहुत मान्यता है और उसी मान्यता को हमने गाय के लिए दिया है। गाय के लिए वही शब्द प्रयोग किया है और इस शब्द में गाय हमारे लिए हर क्षेत्र के लिए मूल्यवान बन जाती है। गाय किसी भी रूप में हो, चाहे छोटे रूप में हो, बछड़ी के रूप में हो, बछड़ा रूप में हो, दूध देती हो, दूध ना देती हो, वृद्धा हो, बीमार हो, हर रूप में पूजनीय है, क्योंकि वो हर रूप में हमारे लिए उपयोगी भी है, हमारे लिए मार्गदर्शक भी है, हमारे लिए एक उपदेशक भी है। इसलिए गाय का हमारे लिए बहुत महत्व है। गाय हम इसलिए नहीं पालते कि वो दूध देती है। दूध का हमारे लिए, गाय के लिए कोई महत्व नहीं, क्योंकि 1980 से पहले तो ज़्यादातर लोग गाय का दूध बेचते ही नहीं थे। मैं खुद, मेरा जन्म ब्रज क्षेत्र में हुआ है। ब्रज में मैंने 15 साल अपना समय काटा है। कुछ परिस्थितियों के कारण ब्रज छोड़ के मुझे कुछ दूसरे राज्य में जाना पड़ा, लेकिन मेरा ब्रज से निरंतर संपर्क बना रहा। मैंने अपने घरों में, अपने परिवार में गाय की पालना करते देखा है, गौ पालन मैंने देखा है। और यहाँ तक कि मैं गाय के संबंध में इतना जानता हूँ कि मेरे क्षेत्र में लोग गाय का दूध या भैंस का दूध भी नहीं बेचते थे। भैंस पालन भी होता था, लेकिन गाय को बहुत विशेष मान्यता थी। गाय का दूध लोग आपस में एक दूसरे के साथ बांटते थे, क्योंकि गाय के दूध बच्चों के लिए और कुछ बीमारों के लिए बहुत मूल्यवान और औषधि रूप में काम होता था। हाँ, ये अवश्य है कि गाय के दूध को जमा के मक्खन तैयार होता था। वो मक्खन बच्चों के लिए विशेष पौष्टिकीय था और विशेष पोषण का अंग होता था। मक्खन से घी तैयार होता था। उस घी का प्रयोग हमारे यहाँ बहुत कुछ होता था। रसोई में वही घी इस्तेमाल होता था। उस घी से रोटियाँ चुपड़ी जाती थीं, दाल, खीर, सब्जी, हर चीज़ में उस घी का उपयोग होता था। मेहमानों का स्वागत सत्कार उस घी के माध्यम से होता था, क्योंकि घी बूरे का वहाँ बहुत प्रयोग होता था। इसी तरह घी से लड्डू बनते थे, पूड़ियाँ बनती थी, कचौड़ियाँ बनती थी, मिठाइयाँ बनती थीं। और सबसे बड़ी चीज़, ब्रज क्षेत्र में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई क्षेत्रों में घी के माध्यम से दाल बाटी चूरमा तैयार होता है। उसका बहुत महत्व है। और ऐसे कई प्रयोग हैं जो घी के माध्यम से पूरे देश में होते हैं। लेकिन जब 1950 के बाद, 60 के बाद हमारी नई सरकारें आई, नई नीतियाँ बनी, तो हमारे जो रसोई से उस घी को निकाल दिया गया। घी का महत्व ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह डालडा घी और वेजिटेबल ऑयल्स की प्रमुखता दी जाने लगी। इससे भारत में घी की उपयोगिता घटती गई या हमने घी को सेवन छोड़ दिया। इसके कारण आपको अनुमान हो कि 2015 तक भारत 1 लाख करोड़ का सिर्फ खाद्य तेल आयात करता है। हमारे यहाँ खाद्य तेल की भारी कमी है, क्योंकि हमने अपना खाद्य जो प्रमुख आहार था, जो घी था, उसका सेवन प्रयोग करना बंद कर दिया। और कहते हैं, ऐसे ऐतिहासिक उल्लेख हैं कि प्राचीन काल में हम घी का निर्यात भी करते थे, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में या कई और क्षेत्रों में, गुजरात और राजस्थान में भी घी का बहुत मात्रा में उत्पादन होता था। और ये घी भारत से सुदूर यूरोप और अमेरिका तक जाता था, यूरोप की अनेक कंट्रियों तक जाता था। वहाँ इस घी का प्रयोग खाद्य के रूप में करते थे और हम इससे बहुत धनार्जन करते थे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी नीतियाँ बनी, पहले मुसलमानों ने बनाई, फिर अंग्रेज़ों ने बनाई और फिर हमारी अपनी सरकारों ने बनाई, जिससे कि घी का मूल्य घट गया। हम घी का उत्पादन करते थे, घी का व्यापार करके हम धनार्जन करते थे। तो दूध का हमारे यहाँ इतना महत्व नहीं रहा। दूध हम वितरित करते थे, हम मुफ्त में एक दूसरे को देते थे, उसका कोई चार्ज नहीं होता था। और दूध में बहुत औषधीय गुण हैं, ये आप भी जानते हैं। ये वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी अब स्पष्ट होता जा रहा है कि दूध बहुत अनुपम है। दूध पोषण नहीं है। दूध की पोषकता सिर्फ बाल्यकाल के लिए है, 14-15 साल के बालक तक के लिए है। वयस्कों के लिए दूध की कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन दूध औषधीय रूप में बहुत उपयोगी है। रात्रि को दूध पीना आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, आपकी पाचन क्रिया को स्वस्थ रहता है। और यदि आपकी पाचन क्रिया स्वस्थ है, आपका पेट साफ रहता है, तो आप 100 बीमारियों से भी परे रहते हैं, आप 100 बीमारियों से मुक्त रहते हैं। ये सब जानते हैं कि पाचन तंत्र का खराब होना
कब्ज रहना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बने रहना बीमारियों का एक प्रमुख आधार है और सारी बीमारियों की जड़ कब्ज है। लेकिन दूध जो दूध है घी के साथ कब्ज को समाप्त करने का एक साधन है और इस साधन को हम बहुत प्रयोग करते थे। ब्रज में मैंने खुद देखा है कि आज से 40 साल पहले 1980 के आसपास बहुत लोग घी बना के घी बेचने का कार्य करते थे। दूध बेचना ब्रज में कभी नहीं रहा। अब तो 80 के बाद से दूध बेचना प्रचलन में आ गया, अन्यथा उससे पहले दूध बेचना पाप समझा जाता था। दूध को सिर्फ बांटा जाता था और वो भी निःशुल्क दिया जाता था। जिन परिवारों में बच्चों को दूध की आवश्यकता होती थी, वृद्धों की आवश्यकता होती थी, बीमार को जब जरूरत होती थी, साधु संतों को जब दूध आदि की जरूरत होती थी, वो निःशुल्क दूध उनको दिया जाता था। दूध कभी बेचा नहीं जाता था। दूध छाछ वगैरह तो लोग आम लेके जाते थे, सिर्फ घी का व्यापार होता था। कुछ परिवार घी बना के बेचते थे और मक्खन तो वहाँ हर घर का एक प्रमुख आहार था। बच्चों को सुबह नाश्ते में मक्खन रोटी ही दी जाती थी या फिर दही छाछ के साथ में दलिया दिया जाता था या दूध दलिया का सेवन कराया जाता था। ये बहुत पौष्टिकता थी, इसके कारण लोग निरोगी भी रहते थे, स्वस्थ भी रहते थे। उनके शारीरिक आकार प्रकार बहुत संतुष्टकारी होते थे। लेकिन बाद में परंपराएं बदल गईं, हमारी धारणाएं बदल गई, हमारा प्रचलन बदल गया और हम स्वस्थ से निवृत्त के नीचे आदर्श में आ गए। तो दूध का बहुत महत्व है। और एक और चीज़ समझ लें कि दूध में पौष्टिकता इतनी नहीं है, क्योंकि यदि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की दृष्टि से देखें तो गाय का दूध ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो भैंस का दूध है। लेकिन गाय के दूध में जो औषधीय तत्व हैं, जो अनुपम विशिष्ट गुण हैं, वो भैंस के दूध में या किसी भी दूध में उपलब्ध नहीं है। गाय के दूध में कई तरह के एंटीबैक्टीरियल गुण रहते हैं जो हमारे शरीर को संक्रामक रोगों से बचाते हैं। यहाँ तक कि एक चीज़ और भी गाय के दूध में है कि गाय के दूध की छाछ या आप दही सेवन करते हैं तो ये प्रोबायोटिक्स का काम भी करती है। ये हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसमें जो जीवाणु रहते हैं उनका पालन करती है, उनका पोषण करती है और उन्हें समृद्ध कराती है। इससे हमारे शरीर में कई उपयोगी रसायन भी पैदा होते हैं, कई विटामिन भी पैदा होते हैं और हम कई तरह के रोगों से बचे रहते हैं। गाय के दूध में एक सेरेब्रोसाइड नामक एक फैट रहता है जो हमारे मानसिक बुद्धि को बढ़ाने में मददगार है और इस पर कई तरह के कार्य आज तक हुए हैं। गाय के दूध से तैयार घी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नामक फैटी एसिड भी रहते हैं, जिन्हें हम अति आवश्यक फैटी एसिड कहते हैं, जो एसेंशियल फैटी एसिड की श्रेणी में आते हैं। ये रोग निवारक हैं, ये हमें रोग सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमें हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे अनेक रोगों से मुक्त रखते हैं और इन पर आजकल काफ़ी काम हो रहा है। इसी तरह दूध के अंदर आयोडीन नामक एक खनिज रहता है। आयोडीन की आवश्यकता उन लोगों को रहती है जिन्हें थायराइड की समस्या है या थायराइड की समस्या ही उनको होती है, उनके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। तो दूध आयोडीन का एक भरपूर स्रोत है और ऐसा आयोडीन उन गायों के दूध में मिलता है जो नदी के आसपास, पोखरों के आसपास या तालाबों के आसपास की घास का सेवन करते हैं, क्योंकि ऐसे घास में आयोडीन की पौष्टिकता, आयोडीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ऐसी घास का सेवन करने वाली गायों में आयोडीन आधारित दूध रहता है। गायों के दूध में बीटा कैरोटीन नामक विटामिन ए भी होता है, जो आंखों की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आंखों की स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग गाय का दूध सेवन करते हैं, गाय के दूध से बना मक्खन और घी सेवन करते हैं, उनकी नेत्र ज्योति बुढ़ापे तक सामान्य बनी रहती है, तीव्र बनी रहती है। इसी तरह गाय के दूध में, गाय के घी में कई ऐसे रसायन हैं जो हमारी श्रवण शक्ति को, हमारी वाक दृष्टि को, हमारी वोकल दृष्टि को, जो वोकल क्षमता को, हमारे स्वर को
मधुर बनाए रखती हैं और ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए। तो गाय का दूध बहुत अतुलनीय है, गाय के दूध पर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। गाय का दूध हम इसलिए प्रयोग नहीं करते कि उसमें पौष्टिक तत्व हैं, गाय इसलिए प्रयोग करते हैं कि उसमें औषधीय तत्व हैं। गाय के घी से सैकड़ों तरह के रसायन तैयार किए जाते हैं, सैकड़ों तरह के ऐसे घृत हर्बल आधारित घृत किए जाते हैं जिनका औषधीय उपयोग है। और आयुर्वेद में ऐसे घी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह च्यवनप्राश का एक प्रमुख घटक जो है देसी घी है, गाय का घी है। आज तो च्यवनप्राश बिना गाय के घी के ही तैयार हो जाता है। तो गाय में बहुत अद्भुत गुण हैं। और ये तो वीडियो मेरा आज इतना ही रहेगा। मैं गाय के दूध, गाय के पंचगव्य के जो रहस्य हैं, जो चमत्कार हैं, इसका दूसरा पार्ट भी आपको शीघ्र लेके आऊँगा। तो आज मैं इतना ही, धन्यवाद।